हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 15 दिसंबर। और आज हम सभी 15 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार हम लोग 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी 1 जनवरी 2025 को जो यूरोपीय यूनियन के सीमा मुक्त शेंगन क्षेत्र है, इसमें भी कौन से 2 नए देश शामिल हो गए। तो एक तो हुआ इसमें रोमानिया और दूसरा इसमें बुल्गारिया देश शामिल हुआ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टाइम पत्रिका ने अभी 2024 के पर्सन ऑफ द जो ईयर है इसके रूप में किसे नामित किया था। तो अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का बताया था मैंने आपको, जो कि अभी 4 से लेकर 11 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर आयोजित किया गया था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का पुरस्कार है ये किससे मिला था। तो स्टेट डोटो को। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी करेगा। तो ये सब 2 केंद्र शासित प्रदेश मेजबानी करने वाले हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर और दूसरा लद्दाख के लेह के अंदर। प्रसिद्ध गुजराती गायक और संगीतकार का नाम बताया था मैंने आपको, जिनका नाम है पुरुषोत्तम उपाध्याय। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इनको सदैव बाद के चौथे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इसी से नवाजा जा चुका है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में बताया था मैंने आपको, जो कि हर साल कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को। इसके बाद मैंने आपको फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बताए थे। इनका क्या नाम है। तो फ्रैंकोइस बायरू। अशोक राज जो सिगडेल है, ये किस देश के सेना प्रमुख है, जिन्हें अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मानद जनरल रैंक प्रदान की थी। तो ये है नेपाल के। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के बारे में बताया था, इसकी शुरुआत कहां पर हुई है। तो उत्तराखंड के देहरादून के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आपको योजना से संबंधित पढ़ाया था कि अभी दिल्ली में शुरू की गई जो महिला सम्मान योजना है, इसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे। तो 1000 रुपए। आई होप साथियों को 14 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, जो कि आज का साथियों आपको पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों कई बार व्यास सम्मान से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आप लोगों से अभी पूछ रहा है कि हाल ही में 34वां जो व्यास सम्मान है ये किसे प्रदान किया गया है। तो इस बार साथियों 34वां जो व्यास सम्मान है ये दिया गया भी सूर्यबाला को। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रही है सूर्यबाला, ये प्रसिद्ध हिंदी की लेखिका है और इनको भी 34वें व्यास सम्मान से नवाजा गया है। यदि आप लोगों से ये पूछे कि इनको किस उपन्यास के लिए नवाजा गया है, तो याद रखेंगे 2018 में प्रकाशित जो इनका उपन्यास था, जिसका नाम है कौन देश को वासी, बेणु की डायरी। इसी उपन्यास के लिए इनको 34वां व्यास सम्मान दिया है। और इनको साथ ही पुरस्कार के तौर पर कितनी इनामी राशि दी गई, तो 4 लाख रुपए की। साथ में एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया है। और सूर्यबाला की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग पहले व्यास सम्मान के बारे में। उसके बाद मैं आपको इसके पहले वाले व्यास सम्मान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि साथियों कभी कभार क्या है कि 1 साल पहले का भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो पहले हम लोग व्यास सम्मान के बारे में देख लेते हैं। तो याद रखेंगे व्यास सम्मान की जो शुरुआत है ये 1991 के अंदर हुई थी। और ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो हर साल के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये जो साथी सम्मान है ये पिछले 10 साल में प्रकाशित रचनाओं को ही दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इससे पहले वाले यदि आप लोगों से दोस्तों पूछ ले तो ये 33वां जो व्यास सम्मान है ये पुष्पा भारती को मिला था। मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूँ ये पुष्पा भारती का नाम। और इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया था, तो याद है और याद है के लिए
2022 वाला पूछ ले, जो कि 32 बता ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था पागल खाना उपन्यास के लिए। और अगर आप लोगों से पूछ ले कि पहला जो व्यास सम्मान है ये किसे दिया गया था, तो ये दोस्तों लेखक राम विलास भट्ट शर्मा को दिया गया था। तो इसी से रिलेट कर ये तीनों प्रश्न आप लोग और याद रखिएगा, क्योंकि यहां से भी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो दूसरा प्रश्न है ये सम्मेलन से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कभी पहला भारत समुद्री विरासत जो सम्मेलन है 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों पहला है भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, जो कि भी 12 दिसंबर को नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इस सम्मेलन में साथियों किस पर प्रकाश डाला गया है, तो हड़प्पा काल से भारत की जो समृद्ध समुद्री विरासत है इसी पर। और इसमें हिस्सा किसने लिया है, तो गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने। और भारत सरकार साथ गुजरात का जो लोथल है यहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का भी विकास कर रही है। अब ये सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों मैंने आपको प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन अभी पढ़ा है रिसेंटली कुछ समय पहले। याद करिए मैंने आपको खनिज शिखर सम्मेलन के बारे में बताया था, जो कि नई दिल्ली के अंदर हुआ था 2024 वाला। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बताया था मैंने आपको, ये भी नई दिल्ली के अंदर ही हुआ था। पहला मैंने आपको संयुक्त कमांडर सम्मेलन बताया था, ये हुआ था लखनऊ के अंदर। और याद करिए अभी मैंने आपको पढ़ा है कि राइजिंग राजस्थान जो निवेश शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो राजस्थान के जयपुर के अंदर। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो विनय कुमार है ये अभी किस राज्य के नए डीजीपी बन गए। तो ये जो साथियों अभी बिहार राज्य है यहाँ के नए डीजीपी बन गए विनय कुमार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों कुछ समय पहले बिहार के जो डीजीपी थे ये आलोक राजे थे, इनको अभी फिलहाल क्या है कि पद से हटा दिया है। और अब इनकी जगह जो विनय कुमार है इनको बिहार का नया डीजीपी बना दिया है, जो कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी है। अब ये डीजीपी से संबंधित क्वेश्चन है। तो याद करिए दोस्तों ये सारे के सारे जो डीजीपी है मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है। सबसे पहले मैंने अभी आपको कैलाश मकवाना का नाम पढ़ाया था नवंबर महीने के अंदर ही, इनको भी मध्य प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया था। रश्मि शुक्ला का नाम मैंने आपको दिसंबर महीने में ही पढ़ा है, यह भी महाराष्ट्र की नई डीजीपी बनी है। नलिनी प्रभात का भी नाम पढ़ाया था मैंने आपको नवंबर महीने के अंदर ही, इनको जम्मू कश्मीर का नया डीजीपी बनाया गया था। और दीपम सेठ की बात करें तो ये भी दोस्तों मैंने आपको नवंबर महीने के अंदर बताया, ये भी उत्तराखंड के नए डीजीपी बने। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो चौथा क्वेश्चन है ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। और इसी पुस्तक के माध्यम से हाल फिलहाल में दोस्तों मैंने आपको जितनी भी नई पुस्तक पढ़ाई है उनके बारे में भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। तो पहले आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि भी दलाई नामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, जिसका भी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये दोस्तों तिब्बती गुरु दलाई नामा के ऊपर पुस्तक है। और ये लिखित किसके द्वारा है, तो डॉक्टर दिनेश सारा के द्वारा। और इसका भी हाल ही में विमोचन किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस पुस्तक में सत्य दलाई नामा की खुशी, कल्याण और आध्यात्मिक विकास के उपदेशों का वर्णन किया गया है। दलाई नामा की बात करें तो तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता है। और दलाई नामा को परम पावन भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ रिलेट कर एक क्वेश्चन आप लोग और याद रखिएगा कि जो दलाई नामा है इनको 10 दिसंबर 1989 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे दोस्तों जो पुस्तक है मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाई है। याद करिए मैंने आपको बाय भारत मैटर पुस्तक के बारे में बताया था, जिसके लेखक कौन है, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। प्रभा वर्मा की पुस्तक बताई थी मैंने आपको रौद्र सातविकम द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो सैम पुत्रोदा के द्वारा। इजराइल वर्ल्ड डायरी के नाम बारे में बताया था, जो कि विशाल पांडे की पुस्तक है। मेड इन इंडिया ये अमिताभ कांत की पुस्तक है। अभी मोदी जी की पुस्तक के बारे में बताया था आपको लेटर टू सेल्फ। और बियॉन्ड द हिक्स जो बोसन नामक पुस्तक है, जिसका भी हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशन किया गया था। ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो मणिक कोतवाल के द्वारा। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। भारत किस वर्ष तक अपना जो खुद का स्पेस स्टेशन है ये स्थापित करेगा, तो ये स्थापित करने वाला है 2035 तक। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी।
देखिए दोस्तों, अभी क्षेत्रीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अभी रिसेंटली ऐलान किया है कि भारत 2025 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। और इसके अलावा साथ ही 2040 तक हम एक भारतीयों को भी चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने। और यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको गगनयान मिशन के बारे में बताया था, जो कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन था। और ये 2024 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य भी है। अब बढ़ते हम लोग आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी गूगल के द्वारा पेश किए गए जो क्वांटम कंप्यूटिंग है चिप, इसका क्या नाम है। तो ये दोस्तों खाली वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी गूगल के द्वारा पेश किए गए जो क्वांटम कंप्यूटर चिप है, इसका जो नाम है ये बिलो चिप है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा। अब आज का आप लोग सातवां प्रश्न देखिए। आज का सातवां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है और ये भी सम्मेलन से संबंधित है कि अभी नई दिल्ली में आयोजित जो मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका विषय क्या है। तो इसका साथियों जो विषय है ये उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 14 और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना। और इसका विषय मैं आपको बता चुका हूं, जो कि उद्यमिता, रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। और इससे पहले वाले यदि आप लोगों से पूछे तो ये तो दोस्तों चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये जून 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था। इसके बाद 2030 वाला जो सम्मेलन है ये जनवरी और दिसंबर महीने के अंदर ही दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे, जो कि दूसरा और तीसरा था। और अब चौथा कहां पर किया जा रहा है, तो ये भी नई दिल्ली के अंदर ही किया जा रहा है। अब बढ़ते हम लोग आज के आठवें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो आठवां प्रश्न है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है। वह भी किसी पंजाब और जो हरियाणा उच्च न्यायालय यहाँ के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया है न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरा को। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों भी जो बात के हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, नाम है जिनका संजीव खन्ना, इनके नेतृत्व में अभी जो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम है इसने अपने अपने उच्च न्यायालय में 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है। और ये 7 अतिरिक्त न्यायाधीश कहाँ पे हैं, तो एक तो साथ दिल्ली, दूसरे कर्नाटक और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में। लेकिन खाली मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बता देता हूँ। एक तो आप लोग पंजाब और हरियाणा का याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बता रखा है, न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरा को। और इसके अलावा आप लोगों को दिल्ली उच्च न्यायालय के और याद रखने हैं, जिसमें से आपको एक ही नाम याद रखना है, न्यायमूर्ति शालिंदर कौर का, बस। और खाली बाकी के आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी आईपीएल 2025 के लिए जो मुंबई इंडियन है इसके नए क्षेत्र रक्षण कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया अभी कार्ल हॉपकिंसन को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2025 से पहले जो जेम्स पेमेंट है इनकी जगह कार्ल हॉपकिंसन को अपना नया क्षेत्र रक्षण कोच नियुक्त किया है। बात करते हैं लोग जेम्स पेमेंट के बारे में, तो इन्होंने साथ ही मुंबई इंडियन के साथ 7 साल तक क्षेत्र रक्षण कोच के रूप में काम किया है। और अब बात करते हैं कार्ल हॉपकिंसन की, तो ये पहले इंग्लैंड के पुरुष क्षेत्र रक्षण कोच थे, लेकिन अभी इनको मुंबई इंडियन का नया क्षेत्र रक्षण कोच बना दिया है। तो खाली बनडारी क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा कि अब नए कौन बन गए, तो हार्पर कॉर्पोरेशन। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। और ये आज का दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने जो जोए बांग्ला इसको भी राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है। तो वैसे तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है बांग्ला से कि ये बांग्लादेश का नारा है, और इसको भी राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी दोस्तों जो मोहम्मद यूनिस है इनके नेतृत्व वाली जो बांग्लादेशी सरकार है
इसने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है जो है बांग्ला को लेकर। और बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने ही 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस नारे को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। और जो है बांग्ला जो नारा है ये कवि काजी नजरुल इस्लाम की कविता से लिया गया है। और इन्होंने 1922 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी एक कविता में इसका जिक्र किया था। और इसको भी बांग्लादेश सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार कर दिया है। बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में, तो राजधानी में आपको कई बार बताइए जो कि ढाका। बांग्लादेश में मुद्रा की चलती है, तो यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। और अभी यहाँ के जो प्रमुख है ये कौन है, तो मोहम्मद यूनिस। ये आज का दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि हाल ही में भी सबसे कम उम्र के जो विश्व शतरंज चैंपियन है ये भी कौन बन गए। अब हम जल्दी मिलेंगे मंडे को अगली क्लास के साथ ही 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।